नमस्कार। सुबह सुबह पता चला कि बांग्लादेश में कू हो गया है, यानी मिलिट्री ने ओवरटेक कर लिया है और वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना इंडियन एयरफोर्स की मदद से, पहले बताया गया कि अगरतला पहुंची हैं, फिर शाम तक पता चला कि हिंडन एयरबेस जो गाजियाबाद में है वहां पहुंची हैं। अब इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि दुनिया में 45 से 46 मुस्लिम देश हैं, लेकिन ज्यादातर देशों में या तो मिलिट्री रूलर है, या तो किंग है, या तो किसी न किसी तरह की डिक्टेटरशिप है वहां पे। आखिर ऐसा क्या है कि जितने मुस्लिम देश हैं, एक बांग्लादेश को माना जाता था कि वहां डेमोक्रेसी है, हालांकि ऐसा है नहीं। वहां भी कई बार इसके पहले मिलिट्री ने ओवरटेक किया है। अपने बगल में देखिए पाकिस्तान है। पाकिस्तान में तो मुझे लगता है कि पिछली सरकार बताई जाती है जो जिसने पूरा अपना टेन्योर पूरा किया था, नहीं तो जितनी सरकारें हैं सब की सब या तो मिलिट्री ओवरटेक कर लेती है, या किस तरह से वहां पे शासन चलता है आपको मालूम ही है कि मिलिट्री ही सर्वे सर्वा होती है, मिलिट्री ही सब कुछ करती है। अब बांग्लादेश ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी होगी, लेकिन बांग्लादेश के साथ भी ऐसा कुछ है नहीं। अगर इनका हिस्ट्री देखा जाए कू का, तो सबसे पहला कू जो है 1975 में जनरल जियाउर रहमान ने किया था, जब वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको मार दिया गया था। और हालांकि वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही नहीं थे, शेख मुजीबुर रहमान वहां के जो फ्रीडम स्ट्रगल चला था, जो पाकिस्तान से अलग हुआ था, वहां पे ज्यादतियां हुई थी, उनके खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया था और देश आजाद कराया था। उनको 1975 में वहां के आर्मी ने ही मार दिया। 1981 में जियाउर रहमान को फिर मार दिया गया और आर्मी के लोगों ने ही मार दिया, और अब्दुल सत्तार नाम के थे, इन्होंने ओवरटेक कर लिया। 1982 में फिर कू होता है जिसमें अब्दुल सत्तार को बाहर कर दिया जाता है और हुसैन मोहम्मद इरशाद ओवरटेक कर लेते हैं। 2007 में फिर मिलिट्री कू होता है और एक केयर टेकर गवर्नमेंट बना दी जाती है। हालांकि डायरेक्ट मिलिट्री नहीं आती है, बट केयर टेकर गवर्नमेंट बना दी जाती है जिसका बैकअप आर्मी के पास रहता है। 2012 में एक और कू हुआ था, हालांकि वो फेल हो गया। जो ज्यादातर जो सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर हैं उन्होंने मिल करके किया था। अच्छा, यहाँ पे ये जो सबसे बड़ा स्ट्रगल था वो रिजर्वेशन वाला स्ट्रगल चल रहा था बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में ऐसा कौन सा रिजर्वेशन है? बांग्लादेश में जिन लोगों ने बांग्लादेश को आजाद कराया था, जो लोग मरे थे, जो लोग शहीद हुए थे, उन लोगों के बच्चों के लिए स्टार्टिंग से ही वहां रिजर्वेशन दिया जाता है। वहां की नौकरियों में, वहां और भी गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनमें उनको छूट दी जाती है। तो इसके खिलाफ वहां पे बार बार अभियान चलता रहता है, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते रहते हैं। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, इसके पहले भी कई बार हुआ है जिसमें गवर्नमेंट ने कभी लाठीचार्ज किया, कभी कुछ किया और वो दबा दिया गया। लेकिन जो कू हुआ है इसके पीछे कहीं ना कहीं देखा जाए तो चाइना का भी हाथ। जो शेख हसीना थी वो चाइना गई थी कुछ दिन पहले, और वहां पर उनको वो जो एज अ प्राइम मिनिस्टर एक स्टेट गेस्ट के तौर पे, एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनको जो ऑनर मिलना चाहिए वो मिला नहीं। और उन्होंने कुछ लोन्स की बात की, लोन्स देने से मना कर दिया। 1 बिलियन की शायद बात थी, तो 5 मिलियन दे रहे थे, बाद में 100 मिलियन दे करके उन लोगों ने मामला रफा दफा कर दिया था। हालांकि मामले की शुरुआत तब हुई जब बांग्लादेश की मिलिट्री ने जो उनके राइफल्स थे, जो उनके टैंक्स थे, एयरक्राफ्ट के बहुत सारे इक्विपमेंट थे, एयरक्राफ्ट थे, वो चाइना से लिए जाते थे और वो सारे के सारे खराब होने शुरू हो गए। तो वहां की मिलिट्री ने बार बार इसका विरोध किया और चाइना से कहा कि भाई तुमने जो सामान दिया है सब के सब खराब पड़ जा रहे हैं, आप इसको चेंज करो। चाइना ने स्ट्रिक्टली कहा कि कोई चेंज वेंज नहीं होगा और उसमें सुधार जो हम करेंगे उसका हम पैसा लेंगे। तो इससे भी जो आर्मी थी उसमें भी बहुत ज्यादा गुस्सा था और उनको हर जगह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। फाइनली ये सारे जो कॉजेस थे घूम फिर के वहां पे मिलिट्री ने अपना ओवरटेक कर लिया है। अब दुनिया में देखिए जो बहुत अच्छी मुस्लिम कंट्री, अब क्या इसमें क्या ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से होती है? मुझे लगता है कि ये जो रिलीजियन है ना, हर चीज को ये रिलीजियन से जोड़ते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी परेशानी है। चाहे वो सरकार है उसको रिलीजियन से जोड़ देंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो उसको रिलीजियन से जोड़ देंगे, चाहे वो ट्रेड है उनको रिलीजियन से जोड़ देंगे। और इन सारी चीजों की वजह से जो उनका ट्रेडिशन रहा है तानाशाही का, जो उनका ट्रेडिशन रहा है डिक्टेटरशिप का,
उसी को फॉलो करना पसंद करते हैं। और यही कारण है कि दुनिया में ज्यादातर देश जो मुस्लिम देश हैं वो इन सब के चंगुल में फंसे रहते हैं और डेमोक्रेसी बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाती है। अभी मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि इक्का दुक्का दो देशों को छोड़ के, हालांकि वहां भी कू हुए हैं जैसे टर्की का आप देखिए, टर्की में 2016 में कू हुआ था, हालांकि फेल्ड कू हुआ था लेकिन हुआ था। एक इक्का दुक्का और दोस्त है, पूरी मिडिल ईस्ट भरी पड़ी है राजाओं से, डिक्टेटर से। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये इनके रिलीजियन में ही फ्लॉ है और रिलीजियन में ही परेशानी है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। हालांकि शेख हसीना आ गई हैं, आगे क्या होगा, आगे किस तरह से होगा, इंडिया गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसमें कहा गया है कि कुछ दिन वो यहाँ रहेंगे, उसके बाद वो अगर कहीं जाना चाहें तो जा सकती हैं। उनको बचा के लाना एक बड़ा मुश्किल काम था, शायद वो मिलिट्री के हेलीकॉप्टर से अगरतला पहले बताया गया कि गई और फिर हिंडन एयरबेस पे उनको लेके आया गया। आसपास का जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें बड़ा तेजी से शिफ्टिंग हो रहा है। इधर पाकिस्तान पहले से ही इकोनॉमिकली डिस्टर्ब है और अपने बगल में बांग्लादेश, मालदीव्स का चल ही रहा था कि मालदीव्स का कुछ रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे थे इंडिया से। बांग्लादेश में कू हो जाने के बाद यहाँ के जियो पॉलिटिकल में बहुत सारे शिफ्टिंग होना शुरू हो गया है। बहुत, अब इंडिया गवर्नमेंट इनको बहुत क्लोजली वॉच कर रही है और कोशिश कर रही है कि किन तरह से इन सारी चीजों से निपटा जाए। चाइना की एक पॉलिसी रही है कि वो या तो उनकी बात को मानो, वो हर वो काम करते हैं, चाहे वो लोन देना पड़े, चाहे सामान देना पड़े, चाहे हथियार इक्विपमेंट सब अपना बेचते हैं। और कहीं से उनको लगता है, हालांकि वो सारे चाइना जानते ही हैं उनका सामान चलना वलना तो है नहीं, वो चाहते हैं कि या तो आप हमसे सामान लीजिए, हमारी बात मानिए, और या तो दूसरी उनकी पॉलिसी होती है कि किसी न किसी तरह से पैसे की फंडिंग करके गवर्नमेंट को अस्थिर किया जाए, उनको ओवरटेक कराया जाए आर्मी से, या जो रिबेलियन है या जो अपोजिशन है उनको फंडिंग करके और दुष्प्रचार करके। इंडिया के चुनाव में भी चाइना ने अच्छा खासा पैसा फंडिंग किया था कि राहुल गांधी का जो रोज हम लोग सुनते रहते थे कि वहाँ के एम्बेसडर हैं उनसे कभी मिल रहे हैं, कभी चाइना के कोई और बड़े डेलीगेशन से मिलने जा रहे हैं। तो इसके पीछे कई बार ये बात उठी थी कि बहुत सारी फंडिंग जो है वो चाइना से हो रही थी। और चाइना ने अपने इलेक्शंस को, जो सोरोस वाला मामला था वो तो था ही, लेकिन चाइना ने भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी फंडिंग की है यहाँ के इलेक्शंस में। तो चाइना की ये स्टेटेड पॉलिसी है कि आप हमसे सामान लो, आप हमारी बात मानो, आप अपने लैंड का यूज करने दो। अच्छा, दो चीजें मैं बताना भूल गया। अब पोर्ट था वो इंडिया को मिल गया है, और वहां जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का मामला था वो भी अडानी को मिल गया था। हालांकि दोनों, चाइना चाहता था कि वो बंदरगाह भी उनको मिल जाए और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का ठेका भी उनको मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शेख हसीना सरकार ने इंडिया को दे दिया और ये सारी चीजें उनको अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा कर रही थी, और वो सारे वेज देख रहे थे जिससे इनको डिस्टर्ब किया जा सके। और फाइनली वो आर्मी को लगा करके और वहां जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं उनको लगा करके अपना जो उनका मोटो था उसमें सक्सेसफुल हो गए। अब इसमें इंडिया को क्या करना चाहिए, एक बहुत, अभी तो खैर नया नया है तो सारी चीजों पे नजर रखी जा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा अगर पर्सनल व्यू माना जाए तो वहां इंडिया गवर्नमेंट को फंडिंग करनी चाहिए उन लोगों को जो डेमोक्रेसी पसंद है, जिनको डेमोक्रेसी में विश्वास है, और तभी वहां पे डेमोक्रेसी सरवाइव कर सकती है या फिर आ सकती है। और जिस चाइना की जो पॉलिसी है कुछ उसी तरह से इनको भी चलना चाहिए। सिंपल लॉजिक है जियो पॉलिटिक्स में कि आपका जहां फायदा है वहां आप फंडिंग करिए, आप वहां जो डेमोक्रेसी पसंद लोग हैं, और आपके साथ दुनिया भी खड़ी होगी, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी के लिए ये कर रहा है तो आप इंडिया के साथ और भी दुनिया के जो देश हैं वो खड़े होंगे। तो इन सब का फायदा उठा करके और दुनिया के देशों को लामबंद करके, और वहां पे जो सैनिकों ने जो वहां पे जो जनरल ने कैप्चर कर लिया है उनके खिलाफ अभियान पूरे दुनिया को मिलकर चलाया जाना चाहिए। उनको वो अलग थलग काटना चाहिए और उन पे प्रेशर इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और जियो पॉलिटिकली ऐसा दबाव बनाया जाना चाहिए कि वहां पे फिर से डेमोक्रेसी आए और फिर से वहां पे एक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म हो। एक और इसमें प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि जैसे ही वहां तख्ता पलट हुआ है वैसे ही बहुत तेजी से
लोग इंडिया में घुसना शुरू कर देते हैं। जो आसाम वाला एरिया है, जो बंगाल, हमारे बंगाल वाला एरिया है, और उसमें बहुत तेजी से लोग आना शुरू कर देते हैं। तो सरकार और बीएसएफ को बहुत कड़ाई से निपटना चाहिए, बहुत पैनी नजर रखना चाहिए और किसी भी हालत में सिचुएशन को खराब नहीं होने देना चाहिए। चीजों के साथ ही इस पे और जो अपडेट आएगा हम इस पे डिस्कस किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। फिलहाल के लिए अपडेट देना था। सब लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।